और चलिए सीधा रुख करते हैं ओम बिरला की पीसी का, सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कह रहे हैं। मॉडरेटर कौन कर रहा है? देखिएगा कौन मॉडरेटर कौन करेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सीधी तस्वीरें आपके सामने। पीठासीन अधिकारियों के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बैठक है। संभवतः बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जिन पर वो पीठासीन अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और निश्चित तौर पर कई ऐसी चीजें होती है, मुद्दे होते हैं जिन पर इस मीटिंग में चर्चा होगी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीठासीन अधिकारियों के साथ लोकसभा स्पीकर की बैठक। लोकसभा स्पीकर पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपके सामने। लोकसभा के स्पीकर होने के नाते ओम बिरला समय समय पर बैठकों के माध्यम से पीठासीन अधिकारियों से भी अपडेट लेते हैं। कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर वो इस मीटिंग में चर्चा करेंगे। विधायी निकायों के कामकाज पर इस बैठक में निश्चित तौर पर चर्चा होगी। पीठासीन अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बैठक में उठेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ पीठासीन अधिकारियों की ये चर्चा होगी। विधायी निकायों के कामकाज पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। तो निकायों के कामकाज पर निश्चित तौर पर चर्चा होगी इस मीटिंग के माध्यम से। विधायी निकायों के कामकाज पर इस मीटिंग के माध्यम से मंथन होगा पीठासीन अधिकारियों के साथ। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी इस मीटिंग के माध्यम से। अधिकारी इस वर्चुअल बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम 19 अप्रैल को कोविड महामारी में जनप्रतिनिधियों की भूमिका विषय पर आपका और हमारा संवाद हुआ था, मिलना हुआ था। उसके बाद कोरोना की दूसरी वेव आई। उसके बाद दोबारा जब कोरोना की संक्रमण की रफ्तार संपूर्ण प्रदेश और देश में कम है, जब आप सब लोगों से वापस संवाद हो रहा है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में 2 वर्ष मुझे इसी माह 19 जून को हुए हैं और लोकसभा अध्यक्ष के 2 वर्ष होने के बाद हमने 2 वर्ष तक संसद के कामकाज पर, संसदीय लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए जो भूमिका संसद के पीठासीन अध्यक्ष के रूप में जो निभाई, मेरा विचार था कि संसद के 2 साल के कामकाज की चर्चा आप सब पीठासीन अधिकारियों से की जाए। सभा में नई पहल की माननीय सदस्य सदन की कार्रवाई में अधिक प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका निभा सके, सदन में गुणवत्तापूर्ण चर्चा हो, बेहतर परिणाम आए, इसके लिए आप और मैं लगातार प्रयास करते रहते हैं।
हमारी कोशिश होती है कि सदा सदन में चर्चा के लिए एक अनुकूल वातावरण मिले, ताकि हम सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चला सकें। 7वीं लोकसभा के प्रथम 2 वर्ष में 5 सत्र हुए, 114 बैठ के हुई, क्योंकि मार्च का जब बजट सत्र था उस समय ही विश्व के कई देशों में कोरोना की संक्रमण की रफ्तार तेज थी। भारत में भी कोरोना ने दस्तक दे चुका था। ऐसी परिस्थिति में हमें बजट सत्र की संवैधानिक औपचारिकता भी पूरी करनी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि बजट सत्र विधानसभा और लोकसभा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है। लेकिन मैं माननीय सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बजट सत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। और उसके बाद एक सत्र 5वां और संपन्न हुआ। इस तरीके से लोकसभा में 2 साल में 5 सत्र संपन्न हुए। कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस 2 वर्ष के अंदर 122% कार्य उत्पादकता रही। उसमें सदन के नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी दल के नेता, सभी माननीय सदस्यों का सक्रिय सहयोग भी रहा और सहभागिता रही। हमने कुछ नए प्रयास किए हैं। कि सदन में हर दल के व्यक्ति को, हर दल के माननीय सदस्य को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले। इसके लिए देर रात्रि तक सदन चलाया। सदस्यों ने भी देर रात्रि तक सक्रिय भूमिका निभाई। कोरोना का संकट भी था, इसलिए कोविड गाइडलाइन की पालना भी की और अपने संवैधानिक दायित्व को भी निभाया। उसका परिणाम रहा कि एक सत्र में 167% कार्य उत्पादकता रही, जो अपने आप में ऐतिहासिक रही। ऐसे शून्यकाल हो, नियम 377 है, जिसमें भी हमने कोशिश की कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो जनप्रतिनिधि सदन में उठाते हैं, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए उठाते हैं, वहाँ की कठिनाइयों के लिए उठाते हैं, जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को सदन में रखते हैं और उनकी कठिनाइयों का समाधान कैसे हो, इसके लिए व्यक्ति से प्रयास करते हैं और सदन में भी उन विषयों को उठाते हैं। सरकार ने भी शून्यकाल के अंदर और 377 के अंदर एक सकारात्मक भूमिका निभाई। 377 के अंदर सदन में सामान्यतः 60-70% ही उत्तर माननीय मंत्री देते थे। हमने कोशिश की, हमारे सचिवालय ने प्रयास किया, अब 90% से ज़्यादा उत्तर माननीय मंत्री महोदय सदस्यों को देते हैं। इसी तरीके से शून्यकाल भी बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, उसमें भी माननीय सदस्यों को अधिकतम मौका दिया और शून्यकाल के उठाए गए मुद्दों पर भी सकारात्मक जवाब देने का सरकार ने प्रयास किया।
जिससे जो लोकतंत्र के सर्व संस्था संसद में उठाए गए मुद्दों को सरकार ने गंभीरता से लिया और कैसे उसका समाधान हो सकता है उसके प्रयास भी किए, जिसके एक सकारात्मक परिणाम आए। सदन के कामकाज को हमने नई तकनीकी डिजिटल का भी अधिकतम उपयोग किया। सदन में पहले डिजिटल के माध्यम से 40% ही ई नोटिस आते थे। हमारे सचिवालय ने प्रयास किया, माननीय सदस्यों से चर्चा की, अब 90% से ज़्यादा डिजिटल नोटिस आते हैं, चाहे प्रश्न लगाना हो, चाहे 377 हो, चाहे शून्यकाल हो। इन सब में 90% से ज़्यादा डिजिटलीकरण का उपयोग होने लगा। हमारी कोशिश है कि आने वाले सप्ताहों में इसको 100% ई नोटिस पर कामकाज हो। इसके लिए भी हमने एक सकारात्मक प्रयास किया। मुझे हर्ष है कि राज्य के विधानसभा विधान परिषदों में भी अब डिजिटलीकरण की तरफ बहुत गति बढ़ रही है। कई राज्य की विधानसभाओं ने तो 100% काम अपने सचिवालय का भी और माननीय विधायक महोदय ने भी 100% डिजिटलीकरण का काम किया है। इसके लिए मैं उन सब विधानसभाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने नई दिशा बनाई है। अधिकतम राज्य विधानसभा और विधान परिषदों में सदन की कार्रवाई का सीधा प्रसारण का भी व्यापक प्रयास किया है और इससे एक सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। माननीय संसद सदस्य हो चाहे विधायक हो, सदन में उनका व्यवहार कैसा रहता है, जनता भी देखती है कि किस तरीके से हमारे चुने जनप्रतिनिधि सदन में हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को, हमारी कठिनाई को उठाते हैं। इसके लिए भी सभी राज्य विधानसभाओं में भी सकारात्मक प्रयास किए और अधिकतम राज्य विधानसभाओं ने सोशल मीडिया और डिजिटल का भी उपयोग अधिकतम किया है। हमने एक और प्रयास किया कि हमारी रिसर्च विंग, शोध विंग है, वो माननीय सदस्यों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहे। जिस किसी विषय पर माननीय सदस्य को बोलना है या जानकारी चाहिए, हम 24 घंटे रिसर्च विंग हमारी उन विषयों पर उनको जानकारी देती है। इसी तरीके से हमने हमारी लाइब्रेरी को संपूर्ण डिजिटलीकरण करने की तरफ बढ़े हैं। हमारे पास 1857 से लेकर और अभी तक 170 साल की डिबेट सदन की चर्चा उपलब्ध है। आज़ादी के पहले नेशनल असेंबली के रूप में काम होता था, आज़ादी के बाद संसद के रूप में काम हुआ। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई का भी हमने डिजिटीकरण किया है। हम विधानसभाओं से भी आने वाले समय में उसको लिंक कर रहे हैं ताकि राज्य की विधानसभा के माननीय सदस्य भी इन डिबेट चर्चाओं का उपयोग अधिकतम कर सके। हमारी कोशिश, और पिछली बार हम सब ने चर्चा की थी कि राज्य विधानसभाओं की कार्रवाई और लोकसभा की कार्रवाइयों को हम एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें। इसके लिए जो कमेटी थी उसने संपूर्ण रिपोर्ट दी है। अब उस रिपोर्ट के आधार पर चर्चा कर
केंद्र सरकार से भी, राज्यों की सरकारों से भी, हम राज्य विधानसभा की चुनी संस्थाएं और लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद, उनकी कार्रवाई देश की जनता एक प्लेटफॉर्म पर देख सके। मुझे लगता है कि हम सबके सामूहिक प्रयासों से इसके परिणाम भी बहुत शीघ्र आएंगे। कोविड-19 के समय सदन का संचालन करना आप सबके लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन आपने उस चुनौती का मुकाबला करते हुए सभी विधानसभाओं ने भी अपने अपने सत्रों को चलाया है। ये बात सही है कि दूसरी वेव के अंदर हमारे कई साथी जनप्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार के सदस्य नहीं रहे, राज्यों के अंदर कोविड की दूसरी वेव ने कई परिवारों को अपने परिवार से छीन लिया। संपूर्ण देश में कोरोना से प्रभावित लोगों के प्रति हमारी संवेदना है। हम सबकी कोशिश है कि उन परिवार के सहयोगी के रूप में हम काम करें। मेरा आपसे भी आग्रह है कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी अपने अपने विधानसभा के सदस्यों से संपर्क कर कोविड के समय जो परिवार नहीं रहे, उनकी संवेदना के साथ, उनकी दुख के साथ उनके साथ खड़े रहें और ऐसी कार्य योजना बनाएं कि लंबे समय तक हम उनके दुख के सहभागी बन सकें और उनके दुख को दूर कर सकें। मैं विशेष रूप से ये इसलिए आग्रह करना चाहता हूं कि मैंने कई परिवारों में देखा है कि कई परिवार में माता पिता दोनों नहीं रहे और कई परिवारों में जो आर्थिक रूप से परिवार को चलाता था वो व्यक्ति परिवार के बीच में नहीं रहा। राज्य सरकारों ने उन सब के लिए अपने अपने पैकेज भी दिए हैं। कोटा एक कोचिंग हब है। मैंने कोटा के कोचिंग संस्थान से कहा है कि कोविड के कारण ऐसे परिवार जिनके परिवार के आर्थिक रूप से कमाने वाले नहीं रहे, उनके बेटे और बेटियां कोचिंग करना चाहें कोटा में मेडिकल की, आईटी की, तो ऐसे परिवारों को निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी। और कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बिल्कुल सक्षम नहीं है, उनके रहने की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि ऐसे विद्यार्थियों को हम अच्छी शिक्षा देकर सक्षम बना सकें। पिछली बार हमने कोविड के समय कंट्रोल रूम भी स्थापित किए थे, इसके भी सकारात्मक परिणाम आए हैं। अब हमें विचार विमर्श करना है कि कोविड के बाद हम किस तरीके की कार्य योजना बनाएं। पिछली बार देहरादून और के बाद केवड़िया गुजरात में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। उसमें कुछ विषयों पर हमने चर्चा की थी। देहरादून में भी कुछ हमने कमेटियां बनाई थी, वो कमेटियां भी काम कर रही है। मेरा आग्रह है कि हम उन सब कमेटियों को अंतिम स्वरूप दें
ताकि उनकी सिफारिशों के आधार पर जहाँ आवश्यक हो राज्य सरकार से, जहाँ आवश्यकता हो केंद्र सरकार से चर्चा करें, ताकि हमारे में जो मंथन में जो सुझाव आए हैं उन सुझावों के आधार पर किस तरीके से हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त भी मजबूत बना सकते हैं, जनता के प्रति और जवाबदेही बना सकते हैं, और उसके साथ साथ हम हमारे सदनों के अंदर नई पहल, नई बदलाव कैसे कर सकते हैं ताकि एक सकारात्मक माहौल सदन में दें और ये सदन चर्चा संवाद के लिए एक अच्छे माहौल में काम कर सके। इसके लिए आवश्यक हो तो नियम कानून में परिवर्तन करने का विचार हमने किया था। मैं इस मौके पर एक और आग्रह आपसे करना चाहता हूं कि अब कोरोना की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन हमें अब वर्चुअल बैठक के साथ साथ 15 अगस्त के बाद फिजिकल तरीके से भी हम एक पीठासीन अधिकारियों का कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें जो जो मंथन हुआ था उसको अंतिम स्वरूप दे सकें और उन रिपोर्टों पर भी हम चर्चा कर सकें। मैं पीठासीन अधिकारियों से एक और आग्रह करना चाहता हूं। कल 21 जून को हमने विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। अपने अपने राज्यों में योग को बढ़ाना और देने तथा उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी कार्य किया। योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बने, इसके लिए हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने 21 जून को योग किया ताकि एक संदेश देश और दुनिया में जा सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। कल पहले दिन इस कार्यक्रम में देश भर में 85 लाख लोगों ने कोविड टीके लगाए, जो अपने आप में पूरे विश्व में रिकॉर्ड है। ये सब संभव हुआ समाज के सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों से। हमें अपने अपने राज्यों में हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम हो, अन्य चुनी हुई संस्थाएं हों, राज्य विधानसभाएं हों, सभी जनप्रतिनिधियों को सामूहिक रूप से आग्रह करना चाहिए कि वह अपने अपने क्षेत्र की जनता से आग्रह करें कि वो कोविड वैक्सीन टीके लगाएं। उसके लिए जनप्रतिनिधियों की विशेष जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि समाज का नेतृत्व करता है। इसलिए पंचायत से लेकर दिल्ली की संसद तक सभी सांसदों से भी मैंने आग्रह किया है। मुझे आशा है हम सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो अधिकतम जनसंख्या के टीके लगा पाएंगे। इससे एक व्यापक सुरक्षा कवच हमें मिलेगा। इसी के साथ जनप्रतिनिधियों से ये भी आग्रह करें कि अपने अपने क्षेत्रों के अंदर कोई संशय हो, कोई धार्मिक प्रचार कर रहे हो तो उस संशय को भी दूर करें
ताकि टीके के प्रति कोई भ्रांतियां समाज में नहीं रहे। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे आशा है कि आप और हम सब मिलकर हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, जनता के प्रति जवाबदेही बनाएंगे, कार्यपालिका पर ठीक से निगरानी करेंगे, कार्यपालिका का एग्जीक्यूशन ठीक हो ताकि जनता में एक सकारात्मक परिणाम लाए। इसके साथ साथ हमारी संस्थाएं हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करें और सुदृढ़ करें, ऐसा हम सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि हमारी सामूहिक चर्चा, सामूहिक संवाद एक बेहतर परिणाम लाएंगे और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी अलग अलग प्रदेशों से आग्रह आया है कि इस बार का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हमारे राज्य में हो। आप जिस राज्य के लिए सर्वसम्मति बना लेंगे उसी राज्य में हम अगस्त के बाद उसके बाद का एक कैलेंडर, संभावित कैलेंडर बनाएंगे ताकि हमारी विधानसभा की कार्रवाई और लोकसभा की कार्रवाई दोनों सदन न चले, उसके बीच में हम हमारे संसदीय कार्यों को भी निपटाएं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।